सो हे गाइस, इसलिए द गॉड सीरीज के फाइनल एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंड के ही साथ में, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर हान शाओयुन ने जो सिटी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टोर्नेडो को स्टार्ट कर दिया था, तो उसको रोकने के लिए अब वहां पर पहुंच चुका होता है शैन किंगजू, जो कि अपनी पावर्स का यूज करता है और एक ही झटके के साथ में उस स्टॉर्म को खत्म भी कर देता है। इस मूवमेंट पर कैप्टन ने भी मौका पाते ही अपना काफी तगड़ा अटैक कर दिया था हान शाओयुन के ऊपर, और फिर उन्होंने एक बहुत ही शानदार एंट्री मारी होती है और उनकी पावर जो शील होती है वो उनको भी बाहर निकलने नहीं देते। अपने ऊपर इतना ज्यादा खतरनाक हमला होने के बाद हान शाओयुन ये कहने लगा था कि चाहे कोई भी स्वॉर्ड हो, उसकी हेल्प से बॉडी को जरूर काटा जा सकता है, बॉडी को जितना चाहे उतना इंजर्ड भी किया जा सकता है, लेकिन इतना याद रखना कि सोल को कभी भी मारा नहीं जा सकता। और अब यहाँ पर हान शाओयुन आ चुका होता है अपने रियल अपीयरेंस में, और वो ये कह रहा था कि दोस्तों मिलेंगे अगले किसी जन्म में। मैंने सोचा नहीं था कि आज यहाँ पर मेरा ये आखिरी दिन होगा, क्योंकि अब यहाँ पर हान शाओयुन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी। उसको ब्लीडिंग तो हो ही रही थी। तभी वहाँ पर पहुंच जाते हैं कैप्टन, जिसके साथ साथ हमें सिटी का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने भी लोग परेशान हो गए थे वो सभी के सभी भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये लग रहा था कि शायद आज वो लोग बच नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ न्यू ईयर होने में अभी थोड़ा सा समय बाकी रह गया था। इसके साथ साथ में माइक के घर का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं उसके भाई और आंट को, जिनका डॉक्टर भी आता है जो कि अपने मुंह में किसी चीज को दबा के लाया था। इसको देखकर आंटी ये कहने लगती है कि आखिर तुम ये दोबारा से क्या लेकर आ गए हो। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है चीफ युआन को, जिन्होंने फाइनली उस सी लेवल के बंदे को खत्म कर ही दिया था। और वो सबसे पहले बाइली तुमिंग और युआन से कहने लगते हैं कि तुम आकर इस होटल के सामने क्या कर रहे थे। तो बाइली तुमिंग उनको समझा रहा था कि आप जैसा भी सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, भले यहाँ के एड्स में कुछ भी दिखाया जाए लेकिन हम लोगों का इससे कोई भी वास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एड्स तो चलाए जा रहे थे आत्मा को तृप्त करने वाले, दिल को खुश करने वाले, शरीर को तृप्त करने वाले। बाइली तुमिंग कह रहा था कि प्लीज आप कम से कम मुझ पर तो भरोसा कीजिए। इसके बाद फिर हम हान शाओयुन को देखते हैं, जो कि कैप्टन से यह कह रहा था कि फाइनली वो वक्त आ ही गया जिसका मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था। और उनके पास से जैसे ही वो फ्लावर हेयर पिन नीचे गिरती है, हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम देख पाते हैं हान शाओयुन की लवर को, और ये हेयर पिन भी एक्चुअल में उन्हीं की थी। कैप्टन कहते हैं कि बहुत ही जल्दी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर अब हमें दिखाया जाता है सिटी का सीन, जहाँ पर अचानक से ही पावर कट होना स्टार्ट हो चुका था, और साथ ही साथ ये पूरी की पूरी कैंगनान सिटी अचानक से ही हिलने लगी थी, मानो जैसे कोई एक बहुत ही बड़ा प्रलय आने वाला हो। क्योंकि फिर अब हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट गॉड चर्च के अंदर गॉड चियू को, जिसने हान शाओयुन को कंट्रोल में किया था, लेकिन अब वो उसके कंट्रोल से जा चुका है। चियू सोच रहा था कि वो तो किसी काम में नहीं आया, लेकिन ये कर्ज मेरे हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ। चलो कुछ नहीं तो कम से कम इसकी सारी की सारी पावर्स तो चली ही गई। जो चीज देखकर चियू बहुत ही ज्यादा खुश भी हो रहा था, और अब तो सिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब चीजें भी होने लगती हैं। तभी अमांट को देख पाते हैं जो कि टॉर्च को ढूंढ रही होती हैं। कहती हैं कि मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से याद है, मैंने उसको यहीं पे ही तो रखा था। साथ ही साथ हम सिटी के अंदर कुछ और लोगों को भी देख पाते हैं जिनको स्पेशली ट्रेन किया गया था मिशंस के लिए, जिनको अब देख लिया होता है स्नोबॉल ने, और ये सभी के सभी जाने वाले हैं माइक के घर पर, जिसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ा चला जा रहा था माइक। उसकी स्पीड अब केवल एक नॉर्मल इंसान के जैसे ही थी, और इन सभी के सभी बंदों का मिशन होता है किसी भी फॉरबिडन रूइन वाली पावर को रखने वाले बंदे को अंदर आने से रोकना। माइक सोच रहा था कि कैप्टन ने तो इस बारे में कहा था कि मेरा घर पूरी तरीके से सुरक्षित है किसी भी हमले से, आखिर वो लोग मेरे घर के करीब भी कैसे जा सकते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक करने के लिए माइक को खुद से ही जाना होगा अपने घर पर। जिस तरफ बढ़ते हुए हम उन सभी के सभी हमलावरों को भी देख पाते हैं। माइक को ये पता लग चुका होता है कि वो सभी के सभी भी हैं केवल उसी के ही जैसे, यानी कि उन लोगों के पास में भी कोई फॉरबिडन रूइन की पावर है ही नहीं। तभी हम आंट को देख पाते हैं जो कि अपने घर में सबसे पहले रोशनी करते हैं, लेकिन आंट को सबसे ज्यादा चिंता हो रही होती है माइक की, क्योंकि अब न्यू ईयर का भी समय हो चुका होता है जिसको सभी के सभी लोग सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उन्हें ये भी समझ में नहीं आता कि आखिर न्यू ईयर पे पावर शॉर्टेज कैसे हो सकती है। रेडियो सिग्नल पे ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही जल्द ठीक कर दिया जाएगा, इसीलिए सभी लोगों से दरख्वास्त है कि कोई भी चिंता ना करे। और वैसे भी उन लोगों के पास में बैकअप पावर का भी तो ऑप्शन है। साथ ही साथ अब रेडियो पर चलाया जाने वाला था इस साल का सबसे आखिरी शो, साथ ही साथ साल का फर्स्ट स्नो भी आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। कैंगनान सिटी के अंदर अब खुशियां छाने वाली थी। सभी लोगों को इस साल की आखिरी रात और आने वाले नए दिन के लिए शुभकामनाएं दी जाती हैं। बहुत से लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे थे, कि हर कोई ये चाहता है कि वो अपने पार्टनर के साथ में खुश रहे। तभी हम माइक को देख पाते हैं जो कि भागते हुए कुछ भी नहीं देखता कि उसके सामने क्या आ रहा है, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन होने की वजह से अब वो ज्यादा तेजी के साथ में भाग नहीं सकता। रेडियो के ऊपर फाइनली बजा दिया जाता है एक बहुत ही शानदार सॉन्ग को, लेकिन भागते हुए माइक को सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी अपनी फैमिली की। तभी फिर हम उन सभी के सभी हमलावरों को भी देख पाते हैं जो कि काफी खतरनाक हथियारों को लेकर जा रहे थे
माइक के घर पर, लेकिन अब तभी फाइनली उनके पीछे पहुंच ही जाता है माइक, जो कि काफी दूरी से भागने की वजह से थक भी चुका था। लेकिन उसकी असली अग्नि परीक्षा तो यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर उसके पास में पावर्स के नाम पे कुछ भी नहीं था। होती है तो केवल स्वॉर्ड, जिसे वो अपनी फिजिकल एबिलिटी से ही चला सकता है। और ये सभी के सभी खूंखार लोग कब से भरे पड़े हैं ऐसी फाइट करने के लिए। माइक अब यहाँ पर निकाल चुका होता है अपनी डबल स्वॉर्ड्स को। माइक को यह पता होता है कि या तो आज वो इन सभी को मार दे या फिर इनके हाथों से खुद ही मर जाए। इसी वजह से अब वो बिना देरी किए तुरंत ही बढ़ने लगता है इन लोगों पर अटैक करने के लिए, जहाँ पर ये सारे के सारे बंदे अपने अपने वेपन्स के साथ में एकदम ही रेडी थे। तो फिर माइक ने भी अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था हमला करने के लिए। एक तरफ से माइक अकेला और दूसरी तरफ से ये दर्जनों बंदे हमला करने के लिए आ रहे थे। इनके साथ में माइक तुरंत ही अपनी केवल फिजिकल एबिलिटीज की मदद से ही फाइट करने लगता है, क्योंकि ट्रेनिंग कैंप के अंदर उन सभी की पावर्स को सप्रेस करके ही ट्रेनिंग को करवाया गया था, जिसकी वजह से माइक अकेले ही इन सभी को बराबरी की टक्कर दे पा रहा था। लेकिन पावर्स ना होने की वजह से उसे इस चीज का काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा था, क्योंकि माइक जो इन लोगों पर हमले कर रहा था उनमें से कुछ हमले उस पर भी हो रहे थे। लेकिन अब माइक ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे बंदों को जान से मार चुका था। ये लोग जब उस पर हमला करते हैं तो उसकी दोनों ही स्वॉर्ड्स को उससे दूर कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बंदे ने माइक के ऊपर काफी खतरनाक अटैक्स भी कर दिए थे। यहाँ तक कि अब तो ये लोग उसके साथ में फाइट करते हुए एक डैगर को भी इसकी पीठ में घोंप देते हैं, जिसकी वजह से माइक की इंजरीज काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। लेकिन फिर भी माइक दम नहीं तोड़ता और उसी एनर्जी के साथ में ही फाइट करते रहता है। भले उसको कमजोरी फील हो रही थी, उसके ऊपर हमले भी हो रहे थे, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था, क्योंकि अभी भी उसके सामने 7 बंदे जिंदा खड़े हुए थे, जिन लोगों को उसे किसी भी हालत में मारना ही होगा, फिर चाहे उसका सर फट जाए या उसकी कोई भी हड्डी टूट जाए। एक छोटी सी फैमिली अभी भी घर पे उसका इंतजार कर रही है। और देखती है कि अब तो समय भी होने वाला था न्यू ईयर का। इसी वजह से अब उन्होंने फाइनली कॉल लगा दिया होता है माइक को, जहाँ पर माइक ने अपनी स्वॉर्ड को उठा लिया था और फाइट करना भी स्टार्ट कर दिया था। उसकी जेब में रखा हुआ फोन बज रहा था, लेकिन वो उसको चाह कर भी उठा नहीं सकता। फाइट करता है, हमलों को करता है और काफी सारे हमले अपने ऊपर भी झेलता है। इसकी वजह से अब उसका फोन पॉकेट में से निकल के बाहर गिर चुका था। इस मूवमेंट पर कई सारे बंदे हमला करने वाले होते हैं माइक पर। उनको जैसे ही लगता है कि उसने फोन पे कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं है कि माइक के साथ में अभी क्या हो रहा है। वहाँ पर इतना ज्यादा घाव होने के बाद भी माइक अपनी पूरी जान लगा देता है उनसे फाइट करने के लिए। वो फोन उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बंदे उसको ऐसा करने नहीं दे रहे थे। अब माइक के पास में अब इन लोगों को मारने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। इसी वजह से वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को उठाता है, जिनमें से वो एक बंदे को जान से मार देता है। नजारा भी काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि माइक आ चुका होता है अपने एग्रेसिव मोड में। इस मोमेंट पर तभी एक और बंदा माइक के साथ में फाइट करने के लिए आ चुका था। उसका भी मुकाबला करता है। इन लोगों की फाइट तो चिंगारियां फेंक रही थी, लेकिन फिर भी माइक रुकने वाला नहीं है। वो हम लोग को करता है गुस्से के साथ में, इतने ज्यादा खतरनाक वारों को करता है। ये नजारे देखकर तो किसी की भी रूह कांप जाएगी। लेकिन अभी भी बंदे बचे हुए थे जिनके साथ में माइक फाइट कर रहा था। वैसे वो एक बंदे का गुस्से के साथ में इतने जोरों के साथ में हाथ पकड़ता है, उसने तो उसकी हड्डियां ही तोड़ दी थी और सिर को भी फाड़ दिया था। इसके बाद फिर अगले बंदे की बारी आती है और वो उसकी भी हड्डियों को तोड़ते हुए उससे भी जान से मार देता है। तभी फिर माइक के ऊपर एक टकले ने हमला करना शुरू कर दिया था, जिनसे माइक खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसको पकड़ लिया था एक ननचक वाले बंदे ने, जो कि उसकी गर्दन को अपनी ननचक की मदद से तोड़ने वाला था। वो माइक को अपने पीछे की तरफ खींचते ही ले जाने लगता है उसको जान से मारने के लिए। आंटी यहाँ पर माइक को कई बार फोन लगा चुकी थी, लेकिन आखिर वो कैसे ही उठाएगा। यहाँ तक कि उस अवस्था में माइक के ऊपर एक और बंदा अटैक करने वाला था, जिसके ऊपर माइक एक बहुत ही जोरों की किक को हिट करता है और उसको दूर कर देता है, जिससे कि वो तो रुक चुका था, लेकिन अभी भी माइक छूटा नहीं था। तभी एक और बंदा एक और डैगर को उठा लेता है माइक को जान से मारने के लिए। खुद को बचाने के लिए माइक यूज करता है अपनी स्वॉर्ड को, जिसकी मुदार को वो काफी जोरों के साथ में मारता है उस ननचक वाले बंदे को, जिससे कि फाइनली उसने माइक को छोड़ ही दिया था और वो सामने वाले बंदे को भी संभाल लेता है। जिसके बाद अब माइक को इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि ये लोग जैसे ही उस पर हमला करने के लिए आते हैं, तो माइक सबसे पहले उसकी ननचक को तोड़ता है और सामने वाले बंदे के डैगर को भी तोड़कर रख देता है। माइक ने अपने कॉन्फिडेंस से कुछ लोगों को तो मार दिया था, लेकिन वो ननचक वाला बंदा अभी भी रुकने वाला नहीं था, क्योंकि उसने माइक के फेस के ऊपर एक इतना जोरों का अटैक किया था कि माइक भी घुटनों पर आ जाता है। उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि वो अभी भी एक नॉर्मल इंसान ही तो है। तो माइक्रोफोन लगाते लगाते बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि उनके बेटे के साथ में क्या हो रहा था। वो केवल एक ही बात को सोच रहे थे कि आखिर माइक के फोन क्यों नहीं उठा रहा है। तभी माइक अब दोबारा से उठने लगता है और उसको आवाज आती है उसके सेल फोन की, जो कि बज तो रहा था, लेकिन वो चाहकर भी उसे अभी उठा नहीं सकता, क्योंकि अभी भी उसका एक लास्ट एनिमी बचा हुआ था जिसे उसे मारना ही होगा। दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर चुका था कि उन्हें किसी भी हाल में एक दूसरे को मारना ही है। इसलिए अब ये लोग एक
दूसरे के सामने आ जाते हैं। माइक यूज कर रहा था अपनी स्वॉर्ड को और वो यूज कर रहा था अपनी ननचक को। लेकिन ये चीज भी देखने वाली होती है कि आखिर कोई ननचक किसी स्वॉर्ड से ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, क्योंकि वो बंदा तो उसके साथ साथ अपने एक डैगर को भी हिट करने की कोशिश कर रहा था माइक के फेस के ऊपर। जो चीज कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है ये हम सभी जानते हैं। माइक जितनी बार भी उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता तो वो अपनी ननचक की हेल्प से उसके अटैक को ही ब्लॉक कर दिया करता था। माइक भी शॉक हो जाता है कि आखिर ये नॉर्मल इंसान है लेकिन आखिर ऐसा कैसे कर रहा है। जहां पर फिर माइक ने मौका पाते ही अपनी स्वॉर्ड को उसके सीने के आर पार निकाल दिया था। बहुत ही जोरों का पंच हिट करते हुए उसे नीचे पे गिरा दिया होता है, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर मरने वाला है। लेकिन माइक रुकता नहीं है, उसके पास में जाता है और उसके फेस के ऊपर अपना एक काफी तगड़ा पंच हिट कर देता है। लेकिन ऐसा होने की वजह से वो बंदा यहाँ पर हंसना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा अजीब तरीके की पावर्स निकलने लगती हैं, जैसे कि मानो ये कोई ह्यूमन बॉम्ब हो और ये ब्लास्ट होने वाला हो। यहाँ तक कि उसने तो माइक को भी पकड़ लिया था ताकि उसी के साथ में ही ब्लास्ट हो जाए। अगले ही पल एक बहुत ही बड़ा धमाका भी हो चुका था। लेकिन आंट अभी भी माइक को कॉल लगाने से रुकती नहीं है। इस मोमेंट पर तभी अचानक से ही माइक का कॉल भी पिक हो चुका था। किसने पिक किया हमें इसके बारे में पता नहीं है। माइक के कॉल पिक होते ही उसका भाई तुरंत ही रेडियो को भी बंद कर दिया था। यहाँ पर माइक को आवाज लगा रही थी कि कुछ तो बोलो, लेकिन सामने से उनको कोई भी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन वो परेशान हो जाती हैं, उनको चिंता होने लगती है। वो पूछती भी हैं कि बेटे माइक क्या तुम ठीक हो। इसके बाद फिर हमें वो जगह दिखाई जाती है और माइक की स्वॉर्ड भी दिखाई जाती है, जहाँ पर फिर हम देख पाते हैं माइक को सीढ़ियों के ऊपर जो कि अभी भी जिंदा था, जो कि कॉल को पिक करने के बाद अपनी आंट को हाय बोलता है। और वो माइक की आवाज को सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। उससे पूछने भी लगती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्या हुआ, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि कहीं तुम कोई काम तो नहीं कर रहे हो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। माइक कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम थी मैं उसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। जो बात सुनकर आंट खुश होती है और वो कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इतना याद रखना कि काम के चक्कर में अपने आप को ज्यादा मत थका लेना। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि थोड़े ही पल में होने वाला है न्यू ईयर, जिस पल को हम तुम्हारे साथ में सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो माइक उनसे पूछता है कि आंट सबसे पहले आप मुझे ये बताइए आपने कौन कौन सी अच्छी अच्छी डिशेस को बनाया है मेरे लिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपने क्रूशियन कार्प तो जरूर से बनाया होगा। इस बात पर आंट हंसने लगती है कि हाँ मैंने वो बनाया है, साथ ही साथ मैंने पॉर्क को भी कुक किया, जिसके साथ साथ हमारी फेवरेट फिश भी मैंने बनाई है, जिसके साथ में टोफू और सिलेरी डम्पलिंग्स तो तुम्हारी फेवरेट है, और साथ ही साथ में कॉर्न रिब्स को तो कैसे भूल सकती हूँ। माइक अब चलते हुए वहाँ से अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और आगे बढ़ने लगता है। कहता है कि आपने तो इतनी सारी चीजें बना दी, अब आखिर में क्या क्या खाऊंगा। आंट कहने लगते हैं कि वो सब कुछ छोड़ो, मुझे पहले तो ये बताओ कि क्या तुम सच में वापस आने भी वाले हो। अगर तुम ऐसे मौके पर हमारे सामने आ जाओगे तो इससे अच्छा खुशी का पल हमारे लिए आखिर क्या ही हो सकता है। माइक जो कि यहाँ से पीछे की तरफ लौट रहा था वो दोबारा से अपने घर की तरफ देखने लगता है कि अभी भी वो अपने घर से ज्यादा दूरी पर नहीं था। आंट समझ जाते हैं कि माइक ये बात सुनकर काफी इमोशनल हो गया होगा, इसी वजह से उसे कहती है कि ठीक है मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी, चलो अब तुम अपने भाई से भी थोड़ी सी बात कर लो। कि माइक अपने भाई आज इनके साथ में बातें करने लगा था। माइक उसे कह रहा था कि मेरे घर पर ना होने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ज्यादा शरारतें करते हो। आजिन कहता है कि वो सब कुछ छोड़िए, अब मुझे ये बताइए कि अभी आप कहाँ पर हो, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन आजिन को फील हो रहा था जैसे कि उसका भाई उसके पास में ही है। माइक कहता है कि मैं एक्चुअली मैं अब शामिल हो चुका हूँ आर्मी में। आजिन कहता है कि भाई मुझे वहाँ की लाइफ के बारे में बताइए। तो माइक कहता है कि सच में मुझे यहाँ की जिंदगी तो काफी अच्छी लगी। तो आजिन कहने लगता है कि भाई अगर आप ज्यादा वहाँ पर थक गए हो तो आपको घर वापस आ जाना चाहिए। लेकिन ये बातें माइक को और भी ज्यादा इमोशनल बना देती हैं। आंट कहने लगते हैं कि क्यों तुम अपने भाई को परेशान कर रहे हो। कहते हैं कि माइक मुझे सबसे पहले ये बताओ क्या तुमने आर्मी में अपने कुछ दोस्तों को भी बनाया, और क्या तुम्हें वहाँ पर कोई फीमेल सोल्जर बनी जो कि मेरे घर में भी आ सके। और मुझे ये भी बताओ कि कहीं तुम्हारे इंस्ट्रक्टर तुम पर ज्यादा प्रेशर तो नहीं डालते, क्योंकि मैंने टीवी सीरीज में देखा है कि आर्मी के इंस्ट्रक्टर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। मैंने देखा है कि वो अपने रिक्रूट्स को आधी रात में यहाँ से वहाँ पर भगाते हैं, उनके साथ में बहुत ही बुरा सलूक भी करते हैं। माइक अब जैसे ही कुछ कहने वाला था तो फिर तभी अचानक से ही उसके पास में रखा हुआ गॉड मर्लिन का वो ट्रीजर ऊपर की तरफ जाने लगा था। गॉड मर्लिन ये कह रहे थे कि तुम बहुत ही जल्द सब कुछ जान जाओगे। कि अब तभी माइक की आंखों के सामने ही हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी ही सिटी के अंदर आतिशबाजी भी स्टार्ट हो गई थी, जिससे कि आंट माइक को भी हैप्पी न्यू ईयर विश करती हैं। लेकिन इस न्यू ईयर के साथ में माइक को एक ऐसा गिफ्ट मिल चुका था जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था कि माइक के पास में उसके दोनों ही गॉड्स की पावर्स वापस आ गई थी। यहाँ तक कि अब तो वो अपने अपर लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर चुका था, क्योंकि उसके पास में पावर्स ना होते हुए भी उसने साबित करके दिखा दिया कि वो उनका असली हकदार है। पूरी सिटी के अंदर इस न्यू ईयर के फेस्टिवल को बहुत ही खुशियों के साथ में मनाया जा रहा था। पूरी की पूरी सिटी आतिशबाजी से एकदम ही जगमगा गई थी। और अब कैप्टन के सभी टीममेट उनको मैसेज कर देते हैं कि उनका काम पूरा हुआ। माइक ने मैसेज किया होता है कि कैप्टन मुझे भूख लग रही है, जल्दी से कुछ इंतजाम करो। कैप्टन कहते हैं कि जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए
डिनर को बनाऊंगा। साथ ही साथ में डॉक्टर डेव का भी काम पूरा हो चुका था, उनके पास में वापस आ चुका था उनका स्नोबॉल। इस खुशी के मौके को पूरी की पूरी सिटी सेलिब्रेट कर रही थी। वाइली तुमिंग चीफ और युआन दोनों के साथ में ही सेल्फीज को लेने लगता है और हम लोग उस लिटिल हेयरपिन को उस लड़की के हाथों में देख पाते हैं जो कि असल में थी हान शाओयुन की। उसकी अमानत उसके पास में वापस आ जाती है, जिससे कि वो भी काफी ज्यादा खुश थी। साथ ही साथ खुशी का माहौल तो असाइलम ऑफ द गॉड के अंदर भी छाया हुआ था, जहाँ पर मदर गॉडेस और लॉर्ड मर्लिन दोनों ही एंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है आर्मी की कैंप को, जहाँ पर सभी के सभी हमलावरों को पकड़ के ले जाया जाता है और कैप्टन की पूरी टीम सिटी में एंजॉय कर रही थी। और माइक जो अपने कदमों को अपने घर की तरफ बढ़ा रहा था, वो उनसे पीछे हटने लगता है, क्योंकि केवल यही इकलौता रास्ता है जिसकी हेल्प से वो अपनी फैमिली को बचा सकता है। चाहता है कि हमेशा ही उसकी फैमिली खुश रहे। माइक के भाई ने अपने भाई के द्वारा कही गई सारी की सारी बातें बताई होती हैं स्कूल के अंदर, जो बातें काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी। इसी वजह से जिनके लिए इतनी अच्छी स्पीच के लिए स्कूल में तालियां बजाई जाती है। अब इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कुछ समय के बाद का सीन, जहाँ पर हम सिटी के अंदर देख पाते हैं अपने हीरोज को। शॉप पे सर्वेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था किंगजू ने। उसके साथ में डिलीवरी का काम करता है उसका ही दोस्त, उसको जैसे ही बुलाता है तो किंगजू ने वहां से तुरंत ही उठाई होती हैं 2 चॉपस्टिक्स को। किंगजू शॉप के ओनर से ये कहते हुए निकल जाता है कि मैं थोड़े ही समय में वापस आ जाऊंगा। वो ये कहता है कि लड़के तुम आखिर ये क्या करते हो, तुमने ठीक तरीके से एक टेबल भी साफ नहीं की और मेरी चॉपस्टिक को ले गए। यहाँ का मालिक जब वापस आता है तो वो टेबल पे देख पाता है एक बुक को, जिसमें ये लिखा हुआ था कि डेविल्स को देखने के लिए हर कोई तैयार रहता है। और इसी के साथ में ये फर्स्ट सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है स्ले द गॉड सीरीज का। लेकिन ये कहानी बहुत ही ज्यादा लंबी चलने वाली है, इसी वजह से अब हम लोग वेट करेंगे इसके सीजन 2 का।